वैसे तो परिचय की जरूरत है नहीं, डॉक्टर लाल पैथलैब को आप अच्छे से जानते पहचानते हैं। डायग्नोस्टिक सर्विसेज सेक्टर में देश की दिग्गज कंज्यूमर हेल्थ केयर ब्रांड्स में से एक है और 277 से ज़्यादा इनके पास क्लिनिकल लैब है। जो मेरे पास मार्च 2023 के आंकड़े उसके मुताबिक बता रहा हूँ, 5100 से ज़्यादा पेशेंट सर्विस सेंटर और 11,000 पिकअप पॉइंट्स हैं, जो नेचुरली अब तक तो बढ़ ही गए होंगे। और इसके अलावा 481 टेस्ट पैनल हैं और अलग अलग तरह के 2800 से ज़्यादा टेस्ट करती है कंपनी। और लगभग हर एक जगह आपको इनके लैब्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर ओम मनचंदा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और सर ने क्या पढ़ाई की है, वाह गज़ब। IIM अहमदाबाद से आपने डिग्री ली हुई है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी मनचंदा साहब पढ़कर आए हुए हैं। और 1990 में सर ने HUL के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी और 2003 में रैनबैक्सी के साथ भी काम किया है। 2005 से डॉक्टर लाल पैथलैब्स के साथ हैं सर, और इस मुकाम तक कंपनी को पहचानने में बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सर स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद सबसे पहले तो समय देने के लिए। सर ये डॉक्टर वाली डिग्री जो आपकी है, ये कौन सी वाली सर, वो पढ़ाई करके वाली डॉक्टर वाली या वो डॉक्टरेट वाली एक्चुअल, मतलब जो मेडिकल वाले डॉक्टर? नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। जी सर। मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ, वेटनरी डॉक्टर। ओके, ओह अच्छा। सन 86 में मैंने किया था वो। वाह क्या बात है सर, डॉक्टरेट भी कर लिया आपने, IIM में जाके, अहमदाबाद जाके मैनेजमेंट भी पढ़ लिया, हार्वर्ड भी। तो सर ये अलग अलग डिग्रियाँ कैसे एक साथ ले ली फिर? बस ऐसा ही है सफर जिंदगी। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, नाइस। बताएं सर, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कि इस वक्त सारे हम देख रहे हैं कि आपके जो स्पेस है वो बड़ी बजिंग है, स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं, हॉस्पिटल स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं, मार्केट का बड़ा इंटरेस्ट भी है पूरी स्पेस में। ये बताएं सर कि इस वक्त किस तरह का आपका सीजन चल रहा है, जो है वो फुटफॉल्स किस तरह के हैं, वॉल्यूम्स किस तरह के हैं, जरा एक बार इस वक्त का अंदाजा दें। सबसे पहले धन्यवाद, मैं आपके चैनल पर आया। अगर आप देखो तो हमारे पूरे 12 महीने का जो साल होता है उसमें एक थोड़ा सा साइकिल चलता है। मैं उसमें थोड़ा 1 सेकंड टाइम लूंगा। जो सबसे ज्यादा पीक टेस्टिंग होती है वो होती है बरसात के महीने में, जब अगस्त सितंबर अक्टूबर। और जैसे जैसे हम सर्दियों में जाते हैं नवंबर के बाद थोड़ा थोड़ा जो है ये गिरना शुरू हो जाता है। तो फार्मा में, हेल्थ केयर में जो विंटर सीजन है उसको हेल्दी सीजन माना जाता है। तो अभी जो रुझान है इस तरफ सेल्स का, वो जो Q3 है वो थोड़ा सबसे कम होता है और Q2 है वो सबसे ज्यादा होता है, और Q4 और Q1 जो है ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। इस तरह से हमारा ये ट्रेंड चलता है वॉल्यूम का। बढ़िया, अच्छी इंसाइट आपने दी सर। अब मैं इंडस्ट्री की थोड़ी प्राइसिंग पे आना चाहता हूँ। जो अभी हम देख रहे थे शुरू में ना, पहले बीच में बड़ा टेंशन हुआ लोगों को कि ये ऑनलाइन वाले आ रहे हैं और बोलेंगे इतने सस्ते में टेस्ट कर देंगे, ये कर देंगे, सबको लगा होगा क्या। अब इनको भी समझ में आ गया कि इतना आसान काम है नहीं, सब प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो मुझे ये समझाएं सर कि क्या कंपटीशन कम हो रहा है, पहली चीज़, और दूसरा क्या आपके पास भी प्राइसिंग पावर आ रहा है, आप भी बढ़ाने की सोच रहे हैं हम या बढ़ा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली इसकी वजह ये है कि इस बिजनेस में अगर आप थोड़ा सा P&L ध्यान से देखें तो जो फिक्स कॉस्ट कंपोनेंट है वो काफी ज्यादा है और ग्रॉस मार्जिन थोड़े ज्यादा होते हैं। तो कई बार एक टेम्पटेशन होती है कि आप प्राइस कम कर दो, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा। लेकिन क्या है कि ये जो बिजनेस है ना, ये वांट नहीं है, ये जरूरत है। जरूरत होगी तभी बिजनेस आएगा। अगर एडवर्टाइजिंग करते रहेंगे, ये तो नहीं कि आप अगले दिन सैंपल देने शुरू चले जाएंगे। तो जो वॉल्यूम है वो सडन पिकअप नहीं होता है। तो इसीलिए जो है कि कई कंपनीज ये अग्रेसिव प्राइसिंग को लेके चलती है तो वो इतना कामयाब नहीं होता है। और दूसरा, ये जो बिजनेस है इसमें जो डायग्नोस्टिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आप किसी को भी बीमारी हो तो वो डायग्नोस्टिक में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि टोटल जो हेल्थ केयर स्पेंड है उसका सिर्फ 5 या 7% ही डायग्नोस्टिक पे होता है। और उसी स्टेप पे आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो आपका फिर आगे या तो डायग्नोसिस गलत होगा या डिलेड होगा या फिर और कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि कस्टमर जो है थोड़ा सा प्राइस के चक्कर में इधर उधर जाता है। वो सिर्फ उसी लैब से कराएगा जिस पर उसको विश्वास है क्वालिटी का। तो ये जो प्राइस इलास्टिसिटी है हमारे बिजनेस में, मेरे हिसाब से इतनी ज्यादा नहीं है। तो सर ऐसे और जी सर, बात पूरी करें। जी। हाँ, तो और दूसरा क्या है कि जो वॉल्यूम है वो इतना पिकअप नहीं होता है, स्टेडी स्टेट होता है। आप धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहिए, उसी हिसाब से चलता है। तो प्राइस जो है मेरे को लगता नहीं इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और दूसरा, अगर आप 10 से 15 साल का सफर देखें इस इंडस्ट्री का,
तो इफेक्टिव प्राइस इंक्रीज जो है वो इन्फ्लेशन से कम ही है। इनफैक्ट बाकी जगह हो सकता है इन्फ्लेशन हो, लेकिन डायग्नोस्टिक में इन्फ्लेशन से कम ही प्राइस इंक्रीज रहा है हर साल। मैं आपको ये डेटा से प्रूव करके दिखा सकता हूँ। ओके, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, वॉल्यूम से आपका काम हो जाता है। दूसरा ये कि अगर प्राइसेस कम भी करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि लोग ज़बरदस्ती आके करें। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में सर, चूंकि कंपटीशन तो इंडस्ट्री में बहुत है और काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, आपका तो खैर टॉप में आता ही है उसमें नाम, तो फिर आपको ऐड करने की, ज़्यादा ऐड पर खर्चा करने की ज़रूरत है या आपकी पॉलिसी क्या है इसको लेकर? नहीं, वो हमारी जो ये कम्युनिकेशन होता है, हम वो हमारा सर्विस को लेकर होता है। क्योंकि आजकल क्या है, जो कस्टमर्स है वो चाहता है मेरे घर से आके सैंपल कोई ले जाए, उसकी बुकिंग आसान हो जाए, उसको रिपोर्ट जो है ऑनलाइन मिल जाए, उसको ऐप पर रिपोर्ट मिल जाए। तो हमारा जो भी कम्युनिकेशन होता है किसी कस्टमर के साथ, वो सर्विस को लेकर होता है। या थोड़ा बहुत अभी जो है, क्योंकि आजकल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे ज्यादा फोकस है कस्टमर्स का, तो वो भी हम कभी कभी उसको भी कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन टेस्ट को लेके हमारा इतना कम्युनिकेशन नहीं होता है। ये बात अच्छी बताई कि हाँ, अगर जो सर्विसेज है वो तो आपको बतानी पड़ेगी। अब सर एक चीज़ और है कि मार्जिन्स आपके, मैं पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स देख रहा था, 30% के आसपास पहुंच गया। अच्छा इंप्रूवमेंट मार्जिन्स में दिखा है। ये बताएं सर कि बचे हुए 6 महीने के लिए किस तरह का अंदाज है, कितने मार्जिन्स आप बना पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे? तो मैं आपका वो जो पहला सवाल आपने मेरे से पूछा कि जो वॉल्यूम का ट्रेंड क्या है, जो Q2 होता है हमारा, जुलाई अगस्त सितंबर जो क्वार्टर है, उसमें सबसे ज्यादा पीक आती है। और जैसे ही, क्योंकि बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत है और ज्यादा ज्यादा रेवेन्यू होगा तो सडनली मार्जिन में जंप आता है। जो पिछले क्वार्टर का मार्जिन है वो हमारे पूरे साल का रिप्रेजेंटेटिव मार्जिन नहीं है। ऐसा नहीं कि यही मार्जिन जो है पूरे साल में आ गए, क्योंकि Q3 और Q4 जो है थोड़े कम रेवेन्यू के क्वार्टर्स होते हैं। जो हमारा रेंज रहा है पहले जो टाइम में, वो 26 से 26.5, इस रेंज के आसपास जो है मार्जिन होगा। और वो हमें उम्मीद है कि हम इसको सस्टेन कर पाएंगे इस साल भी। तो मार्जिन्स आपके मेंटेन होने की पूरी उम्मीद है। सर एक चीज़ और मैं देख रहा था, आई डोंट नो रीजन था, दिसंबर 2022 में प्रोमोटर स्टेक 55% थी, आधा परसेंट के आसपास थोड़ी सी कम हुई है साल भर में। कोई खास वजह है या इन जनरल ऐसा किस वजह से कम हुई है, कोई अगर आप एक इंसाइट दे पाए? मेरे को तो खैर उसका नहीं है, बाकी कभी कभी पर्सनल नीड्स होती है, उसके लिए आप अच्छा, उस पूछ हिसाब सकते हैं। कोई, और वैसे ज़्यादा बेची भी नहीं है, आधा परसेंट के आसपास कम हुई। अच्छा, 780 करोड़ रुपए, ये मेरे पास जो डेटा है, इतना कैश आपके पास पड़ा है। आपकी मार्केट कैप को देखते हुए, बिजनेस को देखते हुए तो बड़ा अमाउंट है सर। अच्छे खासा कैश पे आप बैठे हैं, क्या करेंगे सर इसका? देखो, ये जो बिजनेस है इसमें कई बार क्या होता है कि नए मार्केट में जाना जो है बहुत मुश्किल होता है। अगर आप ग्लोबल एक्सपीरियंस भी उठा के देखें तो काफी डायग्नोस्टिक कंपनी जो है, जो नए मार्केट में एक्विजिशन के थ्रू जाती है। हमने भी एक एक्विजिशन किया है साउथ वेस्ट में, सबर्बन डायग्नोस्टिक, आज से 2 साल पहले। तो हमारा जो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है कैश को यूटिलाइज करने का है कि वो कोई हम कोई स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन कर सकें। अब वो कॉन्स्टेंटली हमारा एफर्ट रहता है। अभी तो मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं बताने के लिए, लेकिन हम कॉन्स्टेंटली उस चीज पे ध्यान देते रहते हैं। दूसरा जो है, हम रेगुलर डिविडेंड भी देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। आपने देखा होगा हर साल हमारा एक डिविडेंड निकल के आता है। और तीसरा, आजकल देखा होगा आपने, टेक्नोलॉजी में काफी इन्वेस्टमेंट है, उस एरिया में भी हमारी काफी इन्वेस्टमेंट होती है। और चौथा जो है हमारा ऑर्गेनिक ग्रोथ में, हम लैब्स खोलते रहते हैं। नॉर्मली हमारी 15 से 20 लैब हर साल खुलती रहती है, तो उसमें भी हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। तो इससे थोड़ा बहुत बैलेंस्ड अप्रोच है कैश को यूटिलाइज करने के लिए। बिल्कुल ठीक बात सर। आखिरी सवाल एक जो आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आजकल बड़ा सुर्खियों में चल रहा है कि चाइना में फिर से नया वो कुछ सा निमोनिया वाला माहौल बना हुआ है और बहुत पेशेंट हो, तो ये जनरली इस तरह की, जैसे कोविड के वक्त भी कई बार हमने आपसे समझा था, क्या आप लोग स्पेशल तैयारी करते हैं कि इस तरह के क्या टेस्ट हो सकते हैं? क्या उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पहले से तैयार किया जाता है? इस तरह की जो सिचुएशन होती है, कैसे आप उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, जरा ये समझाइए सर। इसका तो मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। जो आपके पास है मीडिया, वो मेरे पास भी है। जी। लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि हम कभी सीजन की के लिए क्या तैयारी करते हैं, नॉर्मली मैंने देखा है जब बारिशों का टाइम होता है उसके इमीडिएटली बाद जो है डेंगू आता है, चिकनगुनिया आता है, जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस है जो मच्छरों से फैलती है, वो बीमारियां इस टाइम सितंबर अक्टूबर में काफी आती हैं। तो उसके लिए हम तैयारी करते हैं, बिकॉज हर साल वो एक पैटर्न है जो 1-2% सेल्स में जंप आता है। तो उसके लिए हम अपना, जब कोई कोई किट्स लेना हो या कोई
मैन पावर इंक्रीज करनी हो, उसके लिए हम तैयारी करते हैं। बट ओवरऑल जो है ये स्टेडी स्टेट बिजनेस है, इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी और फ्लक्चुएशन बहुत कम होती है। और जो कोविड का टाइम था वो तो एक बहुत ज्यादा एक्सेप्शन था, लेकिन जनरली हमने देखा है कि जो अगस्त सितंबर अक्टूबर का जो 3 महीने है उस टाइम थोड़ा सा जंप आता है वेक्टर बॉर्न डिजीज में। मनचंदा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए, और विस्तार से आपने पूरा डायरेक्शन बताया, डिटेल्स बताई, और बिजनेस आउटलुक भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।